नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 7 बज गए। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल डिबेट शो जवाब तो चाहिए। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम बात करेंगे जवाब तो चाहिए में सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीसीसीआई की बादशाहत खत्म होने वाली है। आपको बता दें कि सरकार ने संसद में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पेश करने की तैयारी कर ली है। इस बिल के दायरे में अब तक खुद को सबसे ताकतवर बताने वाला बीसीसीआई भी आएगा। सरकार का कहना है कि सभी खेल संघों में पारदर्शिता और खिलाड़ियों की भलाई सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अब जब क्रिकेट भी 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक का हिस्सा बन चुका है तो फिर बीसीसीआई क्यों अलग नियमों पर चले। लेकिन बीसीसीआई के कुछ दिग्गजों का कहना है कि बोर्ड पहले से ही पेशेवर और पारदर्शी ढंग से काम करता है और सरकार का यह कदम सीधा दखल देता है। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ नियंत्रण की लड़ाई है या खिलाड़ियों और देश के लिए कोई बड़ा सुधार की गुंजाइश। आज हम अपने प्रोग्राम में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बीसीसीआई की ताकत और स्वतंत्रता पर अब सरकार की नजर है। अगर ओलंपिक की तैयारी के लिए सभी खेल संघों पर एक जैसे नियम हैं तो फिर दिक्कत क्या है और क्या बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने में उसकी पारदर्शिता बढ़ेगी या घटेगी। क्या यह बिल खिलाड़ियों की भलाई और करियर सुरक्षा में बड़ा बदलाव लाएगा। और साथ ही एक और बड़ा सवाल कि क्या देश में सभी खेलों के लिए एक बोर्ड, एक मंत्रालय और एक संगठन होना जरूरी है। आज इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई को अब नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में लाने की तैयारी हो चुकी है। यह बिल बुधवार को संसद में पेश किया जाएगा। खेल मंत्रालय का कहना है कि यह कानून बनने के बाद बीसीसीआई को वैसा ही जवाबदेह बनाया जाएगा जैसा कि अन्य नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में कहा था कि यह विधेयक खेल प्रशासन को पारदर्शी बनाने, समय पर चुनाव कराने और खिलाड़ियों की भलाई सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। इसके तहत एक राष्ट्रीय खेल बोर्ड का गठन होगा जो खेल संघों को मान्यता देने, फंडिंग और प्रशासनिक नियमों की निगरानी करेगा। खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने के लिए खेल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इस बिल की खासियत यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। खेल संघों की गवर्निंग बॉडी में महिलाओं की हिस्सेदारी अनिवार्य रूप से बढ़ेगी। प्रशासकों की आयु सीमा को 70 से बढ़ाकर 75 किया जाएगा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए विशेष निगरानी तंत्र की व्यवस्था होगी। बीसीसीआई भारत का सबसे समृद्ध और प्रभावशाली खेल संघ है। ये सरकार से कोई अनुदान नहीं लेता और पूरी तरह से संस्था के रूप में कार्य करता है। आईसीसी की कुल आय का 40% से अधिक हिस्सा बीसीसीआई से आता है, जिससे ये न केवल भारत बल्कि विश्व क्रिकेट में भी एक अहम भूमिका निभाता है। बीसीसीआई के पूर्व संजय जगदाले का कहना है बीसीसीआई को इस बिल में लाना आवश्यक नहीं है क्योंकि ये सबसे पहले ही व्यवस्थित और पेशेवर ढंग से काम कर रहा है। उनका तर्क है कि अन्य खेल संघों को बीसीसीआई से सीखना चाहिए, न कि इसे सरकारी नियंत्रण में लाने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि बीसीसीआई पर हमेशा से पारदर्शिता की कमी, पदाधिकारियों के कार्यकाल और चुनावों में विवादों की आलोचना होती रही है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों के बाद भी सुधार अधूरे हैं। सरकार का मानना है कि जब क्रिकेट को 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है तो बीसीसीआई ओलंपिक मूवमेंट का हिस्सा बन चुका है, तो इसे भी बाकी खेल संघों की तरह जवाबदेह बनना आवश्यक है। आईसीसी के नियमों के अनुसार किसी भी क्रिकेट बोर्ड पर सरकार का अत्यधिक हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से निलंबन का कारण बन सकता है। पाकिस्तान, नेपाल और जिम्बाब्वे में ऐसे कई उदाहरण देखे जा चुके हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि ये बिल बीसीसीआई की स्वतंत्रता को छीनने के लिए नहीं बल्कि इसे पारदर्शी और खिलाड़ियों के हित में अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए है। अगर ये कानून बीसीसीआई की स्वायत्तता को बनाए रखते हुए लागू होता है तो आईसीसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल का मकसद खिलाड़ियों की सैलरी तय करना नहीं है, ये केवल प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। बीसीसीआई फिलहाल टेस्ट मैचों के लिए 1.5 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए प्रति मैच खिलाड़ियों को फीस देती है। ये बिल खिलाड़ियों को शोषण या आंतरिक राजनीति से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिशा में एक मजबूत कदम होगा। बिल के लागू होने पर बीसीसीआई सूचना के अधिकार आरटीआई के तहत आ सकता है। इसका मतलब ये होगा कि आम नागरिक भी बीसीसीआई के निर्णयों और आर्थिक लेन देन की जानकारी मांग सकते हैं। बिल का मकसद खिलाड़ियों की सैलरी तय करना नहीं है,
ये केवल प्रशासनिक जवाबदेही और खिलाड़ियों की सुरक्षा पर केंद्रित है। बीसीसीआई फिलहाल टेस्ट मैचों के लिए 15 लाख, वनडे के लिए 6 लाख और T20 के लिए 3 लाख रुपए प्रति मैच खिलाड़ियों की फीस देती है। ये बिल खिलाड़ियों के शोषण या आंतरिक राजनीति से बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में मजबूत कदम होगा। बिल के लागू होने पर बीसीसीआई सूचना के अधिकार RTI के तहत आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि आम नागरिक भी बीसीसीआई के निर्णय और आर्थिक लेन देन की जानकारी की मांग सकेंगे। समय पर चुनाव, चयन प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और अनुशासनात्मक फैसलों में खेल ट्रिब्यूनल का हस्तक्षेप बीसीसीआई की बादशाहत को चुनौती दे सकता है। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस बिल 2025 भारतीय खेल प्रशासन में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार का मकसद पारदर्शिता और खिलाड़ियों की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देना है। वहीं बीसीसीआई की ताकत और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को देखते हुए जरूरी होगा कि इस कानून का स्वरूप संतुलित हो। अगर सरकार और बीसीसीआई मिलकर इस बिल को सकारात्मक तरीके से लागू करते हैं तो ये न केवल भारतीय क्रिकेट बल्कि पूरे खेल जगत के लिए नया अध्याय साबित हो सकता है। ये बहुत खुशी की बात है कि नियर अबाउट 25 साल के बाद स्पोर्ट्स के ऊपर पॉलिसी नीति आ रही है, जो खेलो भारत नीति के माध्यम से पूरे देश में जानी जाएगी। और उसके लिए अभी मैं काफ़ी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि पार्लियामेंट में आदरणीय हमारे मंत्री मनसुख मांडविया इसे पेश करेंगे और काफ़ी अच्छी सुविधाएं, अच्छी नीतियां इस बिल में चल के आने वाली हमें दिखेगी कि जो स्पोर्ट्स सेक्टर को आगे बढ़ावा देगी, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ावा देगी। और जो सपना हमारा 2036 ओलंपिक का है, तो उस वक्त हमारा विजन कैसे रहेगा, हमारे देश में खेल को आगे बढ़ाने के लिए जो नीतियां हमें अपनानी है, वो सभी नीतियां अपना के खेल को हम पूरा आगे बढ़ाने की कोशिश इस नीति के माध्यम से कर रहे हैं। हर राज्य को साथ में लेके, हर प्राइवेट सेक्टर को साथ में लेके खेल को हर घर तक पहुंचाने का काम इस नीति के माध्यम से। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल बीसीसीआई अब इसके दायरे में काम करेगा, क्योंकि एक नियामक बोर्ड बनाने का काम भारत सरकार करने जा रही है। नए विधेयक के तहत जो नया विधेयक लेकर हम आ रहे हैं बीसीसीआई को लेकर, और ये अपने आप में सभी खेल संघों की तरह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी संचालित करने का काम करेगा, क्योंकि ये अभी तक एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह काम कर रहा था बीसीसीआई। अब वो भारत सरकार के अधीन काम करेगा और भारत सरकार उस पर अपने इस नियामक बोर्ड के तहत पारदर्शी तरीके से समय समय पर चुनाव कराने का काम करेगी, नोडा कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने का काम करेगी और खिलाड़ियों के खेल और भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगी। और आने वाला ओलंपिक जो लॉस एंजलिस में है, उसमें पहली बार भारत की क्रिकेट टीम भी और खेल संघों की तरह एक अम्ब्रेला, एक तिरंगे के नीचे मार्च करती दिखाई देगी। ये हम सब के लिए बड़ा गर्व और हर्ष का विषय होगा। हम इस बिल का स्वागत करते हैं। तो आपने प्रतिक्रियाएं सुनी, सीधा चलेंगे मेहमानों के पास, चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है सर आपका। संदीप त्रिपाठी प्रवक्ता कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है संदीप भाई। अमित साहू मेरे साथ जुड़ गए, क्रिकेट के कोच हैं, अमित जी आपका भी स्वागत है। श्याम सलोने जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। और राजू वाल्स मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राजू जी आपके साथ करना चाहता हूं, चूंकि आप तो पूर्व क्रिकेटर हैं और सरकार ये जो नया बिल लाने वाली है, एक क्रिकेटर के तौर पर आप कैसे इसका वेलकम करेंगे? क्या इससे होगा, कितना ये अच्छा है, या इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी अगर मैं आप चाहूंगा कि आज खुल के इस पे बात करें। जी राजूवाल साहब। राजू जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, मैं कहूंगा लाइन पर। जी आवाज सुन पा रहे हैं सर मेरी? आपकी आवाज मैं सुन रहा हूं। ठीक है सर, मुझे भी आ रही है आपकी, बोलिए। देखिए ये बिल का मैं समर्थन करता हूं, लेकिन बीसीसीआई को इससे अलग रखना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि बीसीसीआई का कार्यशैली जो दिखता है उसमें कहीं भी त्रुटि नहीं नजर आती है मुझे। एक क्रिकेटर होने के नाते मैं 40 वर्षों से जुड़ा हूं जी।
अगर बीसीसीआई में कहीं भी कोई खामी नहीं है, लगता है कि 2018 में लोढ़ा समिति को लागू किया गया है, जिसके तहत और भी पारदर्शिता सामने आई है। लोकपाल की नियुक्ति है हर स्टेट में, बीसीसीआई में जहां भी कोई भी परेशानी होती है तो लोकपाल का हम लोग सहायता लेते हैं। और बीसीसीआई एटोनोमस बॉडी है, ये आपको पता है। और भी जितने खेल हैं जिससे भारत सरकार की तरफ से फंड मुहैया कराया जाता है, लेकिन बीसीसीआई को तो फंड मुहैया कराया नहीं जाता है। अगर बीसीसीआई भी सरकार के इस जो बिल आ रहा है उसके दायरे में आ जाएगा, अगर आरटीआई के दायरे में आ जाएगा, तो प्रतिदिन देखेंगे कि बीसीसीआई के पास लाखों आरटीआई का आवेदन आ गया है। तो आवेदन देखेंगे कि खेल देखेंगे। पूरे दुनिया में भारत का बीसीसीआई का डंका बज रहा है। जिस तरह से अमेरिका शक्तिशाली है, उस तरीके से हम पूरे विश्व में शक्तिशाली बने हैं और हमारा कोई जोर नहीं है। आईसीसी में भी हमारा वर्चस्व है। मैं आपके पास लौट रहा हूं। अमित साहू मेरे साथ हैं, क्रिकेट के कोच हैं। अमित जी, आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से भी राजू सर कह रहे हैं कि भाई बिल का वो स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इसमें बीसीसीआई को शामिल ना किया जाए। अगर बीसीसीआई शामिल होता है तो इससे दिक्कत क्या है? अमित जी। जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुदर्शन को हमें आमंत्रित करने के लिए। और अब आते हैं बात पर। मेरा जहां तक मानना है, मैं सर से पूरी तरह से अग्री हूं कि ये स्पोर्ट्स में क्रिकेट सबसे ऊपर हमारे यहाँ धर्म की तरह माना जाता है और इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा उन राजनेताओं से और सभी से कि बहुत सारे और भी स्पोर्ट्स की विंग हैं जिन्हें सरकारें चला रही हैं, जो सरकार के अधीन है। तो आज उनकी क्या कंडीशन है? क्या और भी स्पोर्ट्स जो सरकार के अधीन है, क्या वो खिलाड़ी आज अच्छे से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं? क्या वो देश के लिए जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं या और भी स्पोर्ट्स में करते हैं, आज उनकी क्या कंडीशन है? क्योंकि उसमें राजनेताओं का हस्तक्षेप है। आज दुनिया में सबसे बड़ा बोर्ड है वो हमारा है, बीसीसीआई। तो जब हम ग्रो कर रहे हैं, आज हम टॉप पर हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसका राजनीतिकरण किया जाए। अच्छे से अच्छे खिलाड़ी हमारा बीसीसीआई पैदा कर रहा है, बहुत सारे और बोर्ड्स भी इसके अंडर में हैं। शायद जो सर ने कहा, मैं उस बात से पूरी तरह से सहमत हूं और राजनीतिकरण करने का पूरी तरह से प्रयास है। और उदाहरण में और अदर्स जो स्पोर्ट्स के विंग्स हैं, सभी को स्क्रीन पे रखिए। अमित, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ कांग्रेस से हैं। संदीप भाई, क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये राजनीतिकरण करने की कोशिश हो रही है, और इस फैसले को कैसे देखते हैं जो जिस बिल पर अब सरकार विचार कर रही है? देखिए सर, पहली बात तो अभी जो भी हमारे साथी बोल रहे थे, एक क्रिकेटर थे, एक कोच थे, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि भैया आपको ज्यादा, आपके पास पैसा है, आपके पास ज्यादा फंड है, तो इसका मतलब है कि आप उस दायरे से बाहर हो जाएं और आप दूसरे की बात ना करें, ये गलत है। अगर आपको ये लगता है कि इससे खेल का नुकसान होता है या हो सकता है, तो वो बातें आप सबके लिए फिर बिल का समर्थन कैसे कर रहे हैं आप? ये तो दोहरापन क्यों? क्लियर स्टैंड होना चाहिए ना कि खेलों में सरकारों का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ये मैं बता दूं, 2-3 पॉइंट रख देता हूं, तथ्यात्मक बातें जी। खेल जो है राज्यों का विषय, संविधान जो रखा है उसको खेल जो है राज्यों की सूची में आता है। तो पहली चीज तो ये संघ जो हमारा संविधान है, संविधान के जो संघवाद है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसके सरासर खिलाफ है। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों के अधिकारों का हनन है, पहली चीज। दूसरी चीज, खेल महासंघों को अगर आप कोई महासंघ, बीसीसीआई हो, जो है हमारा कबड्डी का हो, फुटबॉल का हो, कुश्ती का हो, अगर उसको आप सरकारी विभाग बना देंगे तो विभाग जो सरकारी है उनके क्या हाल है देखने की जरूरत नहीं है, और आप उनको बना देंगे। और रही बात आरटीआई की बात कर रहे हैं, जो आरटीआई है उसको तो आप लगातार कमजोर कर रहे हो उस कानून को, और आरटीआई के नाम पर इन संघों को अपने अंडर में लाना चाहते हो। तो आरटीआई जो कानून बना है, 10 लाख आरटीआई पेंडिंग पड़ी हुई है सरकार की, सरकारी विभाग की, मोदी जी की, उसका जवाब नहीं देते हो। बात यहां पर दुनिया भर का गाना गा रहे हो। तीसरी चीज, एक बात और मैं कह दूं कि जिस तरीके से किसी भी खिलाड़ी की निजता होती है, वो चोटिल हुआ
फिर रिकवर करके आता है, बहुत सारी चीजें इंटरनल खेलों में चलती हैं जो खिलाड़ी के जो है दृष्टिकोण से वो गुप्त होनी चाहिए। क्या आप चाहते हैं आईटीआई के माध्यम से कोई संदीप त्रिपाठी के नाम पर बैठे बाहर का खिलाड़ी या बाहर का कोई जो है संघ हमारे खिलाड़ी के बारे में पूरी जानकारी ले ले? जो जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है उसको आप चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, तो आपको खेल सुधारने की जरूरत नहीं है, सुधारने की मंशा नहीं है। सुधारने की मंशा होती तो आप स्टेडियम बनवाते, आप नए कोचों की नियुक्ति करते, उसके लिए फंड जो है रेज करते और सारी व्यवस्था करते, लेकिन ड्रामेबाजी नहीं करते। और एक बात मैं कह दूं, ठीक है। इंटरनेशनल फेडरेशन सर एक बात जी, पूरा और बात आ जाए। भाई बोलिए। हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संघ, ब्रजेश जी क्या कहता है इसको भी देखना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय संघ स्पष्ट ये कहता है कि अगर खेल महासंघों में सरकारों का, किसी भी सरकार का इंटरफेरेंस डायरेक्ट होगा तो हम आपको मान्यता नहीं देंगे। ये 2012 में हमारे साथ हो चुका है। ठीक है क्या सर, आपने मोटे मोटे तौर पे 3 बड़े सवाल पूछे, उसका जवाब मैं श्याम जी से ले लेता हूं क्योंकि उनकी सरकार इस पर विचार कर रही है और इसको लाने वाली है। श्याम जी, सीधे तौर पर संदीप जी कह रहे हैं कि जब आप इतना सोच रहे हैं तो फिर या तो सबको एक समान रखें या फिर ड्रामा क्यों? श्याम जी। ब्रजेश जी नमस्कार। इंटरनेशनल खेल फेडरेशन वाली बात सभी मित्रों को मेरे को नमस्कार जी। देखिए ब्रजेश जी, सरकार का उद्देश्य है पारदर्शिता लाना। हाँ। सरकार आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में कोई ऐसा नहीं करना चाह रही है जिससे कि कुछ तनाव पैदा हो। हमें अपने देश का मान सम्मान भी आगे बढ़ाना है। बीसीसीआई बहुत अच्छा कार्य कर रही है, नो डाउट, लेकिन बीसीसीआई में कई ऐसे कार्य आ जाते हैं, कभी चुनाव को लेकर के, पदाधिकारियों की आपसी कलह को लेकर के, और फिर क्रिकेट का मेन जो विजन है वो हमारे देश में बहुत लोकप्रिय है। बच्चा बच्चा घर घर में क्रिकेट का दीवाना है, घर घर में क्रिकेट खेला जा रहा है। बीसीसीआई पैसा किससे कमाती है? अगर आप आरटीआई की बात करते हैं तो बीसीसीआई पैसा किसी देश के नागरिकों से लेती है ना। वही क्रिकेट देखते हैं, वही क्रिकेट खेलते हैं, वही टिकट लेते हैं, वही सब काम कर रहे हैं, तो क्या उनको अधिकार नहीं है जानकारी हासिल करने का? सरकार का उद्देश्य क्या है? किसी खिलाड़ी के कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, खिलाड़ी के भविष्य की चिंता बीसीसीआई नहीं करता है। रिटायर होने के बाद में बीसीसीआई ने कितने खिलाड़ियों के लिए कितना किया है? सरकार, जब आप जीत करके आते हो, सरकार न जाने कितने, अपने राज्य सरकार ने कितना कितना करोड़ों रुपया भी देती है, तो जो सरकार खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कर रही है, क्या उसको ये अधिकार नहीं है कि खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए और जो देश में नए खिलाड़ी पैदा हो रहे हैं उनका भी पारदर्शिता के आधार पर चयन हो सके? कोई बीच में ऐसा कोई विशेष गतिरोध पैदा ना हो, तो ये सरकार का उद्देश्य है। सरकार का उद्देश्य ये नहीं है कि बीसीसीआई के किसी हनन कर रहे हैं हम उसके किसी अधिकारों का। पर विपक्ष तो इसको ड्रामा करार दे रहा है सर। कठिन हो जाएगा। विपक्ष तो ड्रामा करार दे रहा है कि आप ड्रामा कर रहे हैं। सर देखिए, मोदी जी की सरकार ने जितने संदीप भाई आ रहा हूं, सबके ओपनिंग कमेंट हो जाए फिर आऊंगा जी। मैं बता रहा हूं, मोदी जी की सरकार ने जितने फैसले लिए हैं सब फैसले राष्ट्र हित में लिए गए। एनएसएस के अधीन जब ये आ जाएगा तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन विपक्ष का तो ये एक प्रोपेगेंडा है, हर बात पर आरोप लगाना, सरकार के अच्छे ऐतिहासिक फैसलों का विरोध करना, लेकिन जनता जिस दिन विरोध करेगी तब हम कहेंगे कि सरकार का ये फैसला गलत है। जनता के अंदर कोई विरोध नहीं है, किसी भी फैसले का विरोध नहीं है, तो विपक्ष तो विरोध करता है, विपक्ष की हमको ऐसी ठीक है। लौटूंगा आपके पास सुरेंद्र जी, आपके पास में आ रहा हूं। आपने संदीप जी की बातें सुनी और अमित जी की बातें सुनी और साथ ही में आपने श्याम जी की बातें सुनी। आप कैसे देखते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर क्या बीसीसीआई को इसमें शामिल करना उचित है, नहीं है? जो बात अभी संदीप जी कह रहे थे कि ये ड्रामा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए विकास जी, सबसे पहले तो जो आपके पैनलिस्ट हैं वो ये बताएं कि क्या इंटरनेशनल क्रिकेट कमेटी इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का हिस्सा बनी है या नहीं बनी? हाँ, ये बात मैंने कही जी। क्योंकि अब ये गेम ओलंपिक्स में आ रहा है, तो इसलिए जो भी स्पोर्ट्स बॉडीज हैं उनको उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। और जब आप वहां पे बनेंगे तो यहाँ पर भी जो बॉडीज हैं स्पोर्ट्स की वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हिस्सेदार बनेंगी जी। तो सभी स्पोर्ट्स बॉडी को उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। 2000 अब जो नेक्स्ट होने वाला है ओलंपिक, उसमें T20 का क्रिकेट को उसमें इंक्लूड किया गया है।
2036 के लिए हम लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। तो उससे पहले हमारे यहाँ पर जो खेलों को एक रेगुलेट करने की बात है कि सब जगह सारी जो स्पोर्ट्स की संस्थाएं हैं वो अपने अपने नियमों के हिसाब से काम करें। इसमें कोई बीसीसीआई की कोई स्वायत्ता कोई नहीं छीन रहा है। इसमें बीसीसीआई के कोई चुनाव पर, चयन पर, किसी पर कोई आपत्ति नहीं है। इनके पैसे देने पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इतना है कि इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में जैसे और बॉडीज हैं ऐसे ही इनको भी आना पड़ेगा। फिर विरोध क्यों हो रहा है सर? विपक्ष विरोध क्यों कर रहा है फिर? नहीं, देखिए विपक्ष क्या विरोध कर रहा है उससे नहीं है। तो 2005 में खुद कांग्रेस आरटीआई में लाई थी बीसीसीआई को। अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो कांग्रेस ही सबसे पहले आरटीआई में लाई थी, ऑर्डर इशू किए थे, फिर बाद में वो विड्रॉ हुए। ये इशू नहीं है। देखिए इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें सरकार क्या कर रही है, एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड बनेगा। वो उस बोर्ड के बाद एक पैनल बनेगा जो ग्रीवेंसेस को सुनेगा सभी खेलों की। उसके बाद उसमें एक इलेक्शन कराने के लिए एक पैनल होगा जो कि भाई टाइम से इलेक्शन हो। अगर टाइम से इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर आपकी एसोसिएशन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। तो सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। इसमें कोई सरकार की राजनीति नहीं है कि हम बीसीसीआई को रेगुलेट। देखिए बीसीसीआई पर आप क्यों चर्चा करें, इसलिए कर रहे हैं कि 2005 से मसला चल रहा है और बीसीसीआई में पैसा है। ठीक है, चलिए सर मैं लौट रहा हूं। संदीप भाई कुछ कह रहे थे। संदीप भाई, एक बोर्ड एक नियम जब हो रहा है तो फिर बीसीसीआई नाराज क्यों है, इस पर मेरा ये सवाल है। नहीं सर, बात अलग अलग संघों की मतलब आप यही कह रहे हैं ना। हमारा कहना यह है कि आप सिर्फ बीसीसीआई की बात क्यों कर रहे हैं, और संघ क्या इस बात के लिए एग्री है क्या, और जैसा कि ओलंपिक संघ एग्री है क्या। सर 2011 में कानून आया, अभी राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने बात कही लेकिन पूरी बात नहीं कही। जो है उस कानून के तहत हमारे यहाँ जो है ओलंपिक एसोसिएशन के चुनाव हुए और उसके पदाधिकारी चुने गए, और उसकी वजह से सर हमारी सदस्यता रद्द कर दी गई। 14 के ओलंपिक में हम अपने झंडे के साथ नहीं खेल पाए सर, ये फैक्ट है सर। आप समझिए सर इस बात को। तो ये कहा जा रहा है, ये गुमराह करने वाली बात है। आप बीसीसीआई की चर्चा क्यों अकेले कर रहे हैं भाई? इसमें बीसीसीआई अकेले की बात ही नहीं है। जो और भी संघ है वो उनके लिए भी यही बात है। यही बात मैंने कही, जो और भी हमारे संघ हैं क्या उस चीज के लिए एग्री है क्या। तीसरी चीज, क्या राज्य सरकारों से आपने पूछा क्या? जब खेल का विषय राज्यों का है तो आप कानून बनाकर काहे लिए अब्बा बन जाना चाहते हैं पूरे देश के? भाई संविधान ने एक विषय, एक नियम बनाया हुआ है। ठीक है श्याम जी, इस पर जवाब देना चाहिए मुझे लगता है आपको। जी। और सर नहीं, एक पॉइंट और रख दो, हर चीज का केंद्रीकरण क्यों? और दूसरी बात जो मैंने कहा था कि अगर आप भला चाहते हो तो चलिए ठीक है, ये जो कानून आ रहा है इसके अंदर क्या प्रोविजन है कि जो है जिले में कैसे बॉडी बनेगी, प्रदेश में कैसे बॉडी बनेगी? कोई बात ही नहीं है इसमें सर। सिर्फ ये विषय है कि राज्यों का अधिकार कैसे हनन कर ले, बीसीसीआई का पैसा कैसे हजम कर ले। ठीक है, श्याम सलोने साहब वो कह रहे हैं कि आप जो बिल ला रहे हैं वो कुल मिला के राज्यों का जो अधिकार है वो हनन करने की बात हो रही है। श्याम जी। नहीं विकास जी, कोई राज्यों का अधिकार हनन नहीं किया जा रहा। किसी भी प्रकार का कोई, केवल विपक्ष की, मैंने भी बोला ना, विपक्ष का हर विषय पर जो भी हम लोग कोई बिल लेकर के आते हैं, जो भी हम लोग कोई पेश करते हैं बिल या राष्ट्र हित में कोई कार्य करते हैं, विपक्ष का काम है विरोध करना। हमें बता दीजिए एक भी सरकार की योजना में जब सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं, क्या किसी राज्य को, किसी नागरिक को कहीं आयुष हुआ है? 370 हमने हटाई, इन्होंने उसका विरोध किया था, क्या उसमें किसी को का आयुष हुआ? इन्होंने कहा कि उनकी नदियां बह जाएंगी, कुछ हुआ? मच्छर भी नहीं मारा था। हमने राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, ये हो जाएगा वो होगा, कुछ हुआ? अरे हर चीज का सरकार के आवाज दीजिए, हर नियम का ये विरोध करने वाले लोग क्या कपलिया कर रहे हो? कोर्ट ने डिसीजन संदीप जी देखिए, इसमें बताया कि खेल राज्यों का विषय है या नहीं? दुनिया भर के ज्ञान मत दो, मुद्दा
ये आंसू तो घड़ियाली आंसू हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर बना दिया, गलत की सरकार बनवा दिया, अच्छे कानून ला रही है, पैसा दिया, राष्ट्र हित में कानून इनको पच नहीं पा रहे हैं, इनको इस बात का सरकार के क्या योगदान है भाई राम मंदिर में? तुम्हारा अध्यक्ष था, तुम्हारा वकील था, तुम पिटिशनर थे, ये नहीं चलने दे रही है थे राम मंदिर का नाम लेकर बचिएगा। ये बताओ कि खेल राज्य का विषय है नहीं है? अगर राज्य का विषय है तो क्यों ऐसा कानून लेके राज्यों को अधिकार कानून हो? दुनिया भर के कानून मत करो। ठीक है, चलिए मैं मुझे लगता है ये इसका बेहतर जवाब राजू जी देंगे। राजू जी, सवाल बहुत मेरा सीधा सा है कि ये वाकई पारदर्शिता लाने का प्रयास है या कि सरकारी दखल, जो बात संदीप भाई कर रहे हैं? 11-12 में भी अजय माकन जी लेके आए थे बिल, आपको याद है? जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, लेकिन उस समय पास नहीं हो पाया था। बहुत लोगों ने विरोध किया था इसका, बहुत लोगों ने विरोध किया था। उस समय अजय माकन जी लेके आए थे। मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि क्रिकेट को इसके दायरे में नहीं लाना चाहिए। आप देखिए क्रिकेट के लिए कितना काम किया जा रहा है बीसीसीआई के द्वारा। मैं पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी हूं, राजू जी रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी है। क्रिकेट छोड़ने के बाद भी हम लोग को पेंशन मिलता है, लेकिन कौन से खेल में खिलाड़ी को रिटायर होने के बाद क्रिकेट को छोड़ के किसी और खिलाड़ी को पेंशन दिया जाता है किसी खेल संगठन के द्वारा? नहीं। फुटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, जो भी खेल है जो भारत सरकार के अधीन है, किसी भी रिटायर्ड खिलाड़ी को पैसा नहीं दिया जाता है। और हम लोगों को बीसीसीआई पुराने खिलाड़ी होने के नाते पेंशन देती है। मेरे छोटे भाई को 45,000, मुझे 25,000 रुपया हर महीना दिया जाता है। खिलाड़ियों का पैसा, रणजी ट्रॉफी जो खिलाड़ी खेलते हैं 1.5 लाख से ऊपर मिलता है। जूनियर खिलाड़ी जो अंडर 16 के खिलाड़ी खेलते हैं, उनको हर मैच में 10,000 रुपया मिलता है। कौन सा खेल में मिलता है खिलाड़ियों को पैसा, मुझे बताइए? अंडर 16 के खिलाड़ियों को 10,000, 19 के खिलाड़ियों। ठीक है अमित भाई, जो अभी जिक्र कर रहे थे राजू जी के क्रिकेट को इसमें खासतौर पर शामिल ना किया जाए, बाकी और भी करें, तो संदीप जी ने सवाल किया कि बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उनसे क्या आपने पूछ लिया है, क्या उनकी राय ली गई है? और ये भी कहा कि क्रिकेट जो है राज्यों का मसला है। इस पर एक खिलाड़ी के नाते, एक पूर्व क्रिकेटर के नाते आप क्या सोचते हैं कि वाकई बीसीसीआई को इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए सर, जैसे कि राजू सर ने बोला, वो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि ये बीसीसीआई का जो गठन हुआ है ये सब राज्यों के साथ मिलकर हुआ है। एक राज्य जितने भी होते हैं, जैसे कि आप यूपी ले लीजिए तो यूपीसीए हो गया, एमपीसीए हो गया, आपके जितने भी एसोसिएशन हैं, ये उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और जहां तक कि अभी आप जानते ही हैं, सारा देश जानता है कि अगर इसका राजनीतिकरण हुआ तो सिलेक्टर्स पर बहुत ही दबाव होगा। जो अभी हम लोग देखने में हमें आता है कि एक गरीब लड़का आईपीएल में सेलेक्ट हो गया है, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, जो कि ये पूर्णतया आप समझ सकते हैं, दर्शक भी हमारे समझ रहे होंगे कि जब दबाव होगा यहाँ पर नेताओं का, तो सिलेक्टर अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को उसको पूर्णतया कंट्रोल में रखना ज्यादा बेहतर है कि बीसीसीआई का सरकारी हस्तक्षेप जो करना तो है। आप इस बिल के सहमत में मतलब समर्थन करते हैं या विरोध कर रहे हैं? विरोध करते हैं, पूर्णतया विरोध करते हैं कि खिलाड़ियों को सिर्फ खिलाड़ी ही कमांड कर सकते हैं। राजनेताओं का कोई हक नहीं है कि किसी भी खिलाड़ी का भविष्य वो चुन सके। ठीक है श्याम जी, अब जवाब दीजिए। आपने सवाल जो मेरा सुना होगा और अमित साहू ने जिस तरह से क्लियर किया है, इस पर अब आपने कुछ सोचा है, कोई प्लानिंग है? देखिए जी, अमित जी एक क्रिकेटर रहे हैं, खिलाड़ी हैं, कोच हैं, इसलिए वो अपने हित को साध रहे हैं। वहां उनका अपना हित लागू हो रहा है, वो राष्ट्रीय हित की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट इस नीति है, आप पहले इसको समझ लीजिए। सरकार केवल निगरानी करेगी, बीसीसीआई के कार्य क्षेत्र में कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। जो घबराहट है ना, ये घबराहट की जरूरत नहीं है। इसमें खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, पारदर्शिता होनी चाहिए। बीसीसीआई के चुनाव समय पर हो, उनमें कोई किसी प्रकार के दखलंदाजी, किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, ये सब निगरानी कमेटी बनती है।
सरकार का उद्देश्य है कि हर कार्य जो भी हमारे देश के नए खिलाड़ी निकल करके आते हैं, राष्ट्र हित में देश का मान कैसे बढ़े, सम्मान कैसे बढ़े, ये देखने का कार्य है सरकार का। अब बीसीसीआई या अन्य खिलाड़ी क्यों बेचैन, क्यों परेशान है, ये उनका कोई स्वार्थ या सिद्ध हो सकता है। अमित बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बोलिए। क्या ये जो भी सरकार किसी को आगे बिल पारित करना चाह रही है, मेरा उनसे ये सवाल है, क्या ये डिस्क्लोज कर सकते हैं कि खेल कूद के लिए कितना % बजट अलाउ किया जाएगा? क्या 5%, 7% क्या अलाउ किया जाएगा? राजू जी भी कुछ कह रहे हैं। राजू जी, बहुत जल्दी से, फिर दोनों सवाल में ले रहा हूं शाम से। सर, बीसीसीआई का जो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, बिल्कुल सही समय पर 27 सितंबर को होता है एजीएम। पिछले 20 साल 30 साल से उठा के देख लीजिए, समय पे चुनाव होता है, समय पे टीम बनती है, सारी चीजें पारदर्शिता के साथ। जब एक बार लोढ़ा समिति की सिफारिश लागू हो गई है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? लोढ़ा समिति के अनुसार एक पदाधिकारी अगर बीसीसीआई में है तो दूसरे खेल का पदाधिकारी नहीं बन सकता। मैं जवाब दोनों सवालों पे जवाब ले रहा हूं जी। श्याम जी, देखिए, आईसीसी क्यों विरोध करता है? तो बीसीसीआई का लगभग 40 से ऊपर % आय का इनकम आईसीसी को जाता है। और बीसीसीआई का पैसा हमारा देश का है, हमारा फिर भी सरकार का उद्देश्य दखलंदाजी नहीं है, लेकिन मेरे देश के खिलाड़ियों को खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत साफ संदेश है ये। किसी के साथ कोई किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। जितने भी मेरे दोनों खिलाड़ी और कोच बैठे हैं, निश्चिंत रहिए, कहीं किसी का अहित नहीं होगा। सरकार जो फैसले लेकर के आती है, या सरकार के अब तक मोदी जी के जितने ही फैसले हैं उन पर ठीक है। देखिए, समय मेरे पास कम है, सबकी मुझे अंतिम टिप्पणियां लेनी है। संदीप जी, बहुत जल्दी से, फिर मुझे सुरेंद्र जी के पास जाना है। देखिए सर, मोदी जी 75 साल वाला रिटायरमेंट लेने वाले हैं, बीसीसीआई के अध्यक्ष उनको बनना है, इसलिए ज्यादा परेशानी भाजपा को है। इसलिए वो चाहती है कि बीसीसीआई आ जाए, ताकि प्रधानमंत्री राहत को तो इन्होंने प्राइवेट कर ही लिया है सर। जो पहले होता था वो आरटीआई के दायरे में था। श्याम जी की आवाज खोलिए। सब उसका हर वर्ष ब्यौरा देना पड़ता था। अब उससे वो तो सबके लिए होगा। आप गणित का काम करिए, सरकार आपके लिए होगी। या तो आप गणित का काम लेंगे नहीं, आप जनता के बीच में जाएंगे नहीं, विरोध करेंगे। हम सरकार के गणित का विरोध करेंगे, जनता के बीच में जाओगे नहीं, जनता चलने नहीं, जनता की गाड़ी करने का बर्बाद करेंगे। प्रधानमंत्री रहेंगे, बीसीसीआई ठीक है। देखिए, ऐसे दोनों बोलेंगे तो फिर आवाज नहीं आएगी। सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि ये जो बिल लाया जा रहा है, इसकी मंशा क्या नजर आती है? इसका जरा बहुत विस्तार से आप बताएं। और जो खिलाड़ी जो जिक्र कर रहे हैं, जो वो सवाल पूछ रहे हैं, इस पर आपको क्या नजर आता है कि वाकई खिलाड़ियों की भलाई है बनाम बीसीसीआई की आजादी है? दोनों में कहां देख पा रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, इसमें हम जो डिस्कशन कर रहे हैं ना, उसको बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे एक्सटेंड कर रहे हैं, जो बिल का इंटेंशन नहीं है जी। ये बिल सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी है, एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया है। अगर बीसीसीआई में स्टेट बॉडीज हैं तो रेसलिंग में भी है, हॉकी में भी है, फुटबॉल में भी है, वॉलीबॉल, सबका वही सिस्टम है कि भाई डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, नेशनल लेवल पे आते हैं। तो किसी भी और जो स्पोर्ट्स की बॉडीज हैं उनमें किसी में कोई परिवर्तन नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई आपने एक कानून बनाया कि हमारा चुनाव होगा, तो उसमें एक मैकेनिज्म है कि भाई आप अपना चुनाव कर लीजिए। अगर उसमें डिस्प्यूट होता है किसी कहीं पर दो बॉडीज में, तो वो रिजोल्यूशन होगा, उसमें एक मैकेनिज्म होगा। अगर डिस्प्यूट नहीं है तो कोई इशू ही नहीं है। आज भी क्या एक फेडरेशन का पैसा दूसरे फेडरेशन को जाता है क्या? क्या फुटबॉल खेलने वालों का जो पैसा आता है वो दूसरे हॉकी वालों को मिलता है क्या? ऐसा नहीं होता है। हर फेडरेशन अपना फंड जनरेट करती है, जहां शॉर्टफॉल है वहां सरकार मदद करती है, जहां शॉर्टफॉल नहीं है वो बीसीसीआई वो अपने हिसाब से चलते हैं। तो इसमें इसको इतना हम लोग लेके चल रहे हैं कि पूरा कोई सरकार का कब्जा इसमें नहीं होना है। और जब हम 2036 में ओलंपिक की हमने बिडिंग की है
तो हमारे यहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाए कि सारी की सारी एसोसिएशन अपने अपने कायदे कानून से ढंग से काम करें। ये एसोसिएशन के लिए कायदे कानून नहीं बन ठीक है रहे। सर, वाकई आप जो कह रहे हैं कि इतना माइक्रो लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है, जो आप कहना चाह रहे हैं मोटा मोटा। राजू जी, आखिरी आपकी टिप्पणी, अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई अपील करना चाहते हैं, जी बोलिए। मेरा कहना सिर्फ इतना ही है सर कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में नहीं लाना चाहिए, बस सिर्फ इतना ही है। आरटीआई के दायरे में लाएंगे, प्रत्येक दिन 2 लाख से ज्यादा लोग आरटीआई आवेदन देते रहेंगे। कितना जवाब देते रहेंगे सर? बदमाशी करने के लिए तो 5 बरस का बच्चा भी आरटीआई कर देगा कि मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जवाब तो देना है आपको। चलिए ठीक है, श्याम जी आखिरी आपकी टिप्पणी। जी अगर आप परमिशन दें। जी सुरेंद्र जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये कहना कि भाई ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, भाई खेलो इंडिया में केंद्र सरकार पैसा दे रही है, आप मना कर दीजिए। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट आप कह दीजिए, किसान निधि मत दीजिए, आप सम्मान निधि आप मत कहिए कि प्रोक्योरमेंट कीजिए। मतलब ये आप मत लीजिए एम्स और आईआईटी एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है। आप कहीं पर वो कोई इंटरफेरेंस है क्या बॉडीज पर? संदीप जी की आवाज बढ़ाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं। बॉडीज हो रही है उन पे कहीं इंटरफेरेंस है? अननेसेसरीली आके आप बोलने लगते हैं। अरे आज भी जो फुटबॉल का चुनाव होगा वो वैसे ही होता रहेगा, स्टेट की बॉडी का, फिर स्टेट से नेशनल बॉडी का, डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अननेसेसरी आकर के यहाँ बोलना है कि मोदी जी रिटायर हो रहे हैं, उसको तो प्राइवेट कर दिया। अरे सोनिया गांधी कैसे पीएम नेशनल रिलीफ फंड के परमानेंट प्रेसिडेंट बनी हुई थी, अब वो मेंबर बनी हुई थी, तो बोलेंगे आप? चलिए ठीक है। हालांकि देखिए बहुत सारी चीजें अभी मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी है जिस तरह से ये बिल आएगा और उसके बाद फिर अभी जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन उससे बहुत इतर सवाल यही है कि जो माइक्रो लेवल पे जाने की सुरेंद्र जी बात कर रहे हैं, इसको उस लिहाज से भी ना देखें। श्याम जी, सुरेंद्र जी आपका भी, और बहुत बहुत संदीप जी आपका, श्याम जी और राजू जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और बीसीसीआई को लेकर और अब खासतौर पर ये जो बिल आने वाली है सरकार, इस पर इसकी क्या भविष्य होगा, क्या दूरगामी परिणाम होंगे, और जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, इसका क्या होगा तोड़ और क्या होगा जवाब, जो तलाशने की कोशिश खासतौर पर खेल मंत्रालय की तरफ से होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जवाब तो चाहिए, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।